जय श्री राधे फ्रेंड्स। इस वक्त अगस्त कैसा महसूस कर रहा था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। शुभी समायरा उन दोनों को खुश रखने के लिए, उन दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए दोनों भाइयों ने दिन रात जी तोड़कर मेहनत की थी। दोनों ने एक दूसरे के ख्याल रखने का वादा किया था। अगस्त ने अपना वादा बुरी तरह से तोड़ दिया। उसने शुभी को जितना दर्द दिया है उतनी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो वैसा करेगा, पर अब जो उसने कर दिया है उसे वह बदल नहीं सकता। अगर वाकई में पीयूष कहीं खतरे में है तो उसे ढूंढना ही होगा, किसी और के लिए ना सही, शुभी के लिए सही। नेक्स्ट मॉर्निंग अगस्त और कबीर समुद्र के किनारे पर खड़े हुए थे। कबीर के हाथ में हमेशा की तरह उसकी पैंट की पॉकेट में थे। अगस्त के हाथ उसकी छाती पर क्रॉस थे और उसकी आंखों में अजीब से इमोशन थे जिन्हें देखकर वह समुद्र की लहरों को देख रहा था। कबीर अगस्त की तरफ देखकर बोला, सो अचानक अपना इरादा कैसे बदल लिया तुमने? अब तक तो तुम पीयूष को गुनहगार मानते थे, अब अचानक ही हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा? अगस्त ने लहरों की तरफ देखते हुए कबीर के सवाल का जवाब दिया, हालातों को देखकर अब तक मैं पीयूष को काफी गुनहगार मान लिया, पर अब मैं शुभी के विश्वास पर विश्वास करना चाहता हूँ। उसे भरोसा है कि उसका भाई बेगुनाह है। अब मैं इस वक्त किसी बड़े खतरे में है, उससे मदद की जरूरत है। अगर ऐसा है तो हमें किसी भी कीमत पर उस तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पीयूष तक पहुंचना ही होगा। और मैं शुभी के भरोसे पर भरोसा करके देखना चाहता हूँ। उसे लग रहा है पीयूष किसी मुसीबत में है। कबीर ने कुछ सोचकर हल्का सा अपना सर हिलाकर कहा, ऑल राइट, लेकिन अगर वो वाकई में गुनहगार हुआ तो क्या फिर तुम उसे मारोगे? कबीर का सवाल सुन अगस्त उसकी तरफ देखता है और कुछ सेकंड के लिए एकदम से चुप हो जाता है। फिर एक गहरी सांस लेकर ना में अपना सर हिला देता है। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसकी सजा ऑलरेडी एक बेकसूर को दे चुका हूँ। मेरा कोई हक नहीं बनता कि अब मैं उसके ऊपर हाथ भी उठाऊं, क्योंकि अब मैं खुद किसी का गुनहगार हूँ और एक गुनहगार को सजा देने का कोई भी हक नहीं होता। उसे तो सजा मिलती है अपने किए हुए गुनाह की सजा। अगस्त कबीर की तरफ देखकर बोला, जो लड़की बचपन से ही मेरे साथ हमेशा सेफ सिक्योर फील करती थी, अब तो मुझसे डर रही है, मेरे सामने भीख मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है, अपने आप को ऑफर कर रही है। यू हैव नो आइडिया कि यह मेरे लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग है। मैंने शुरू से ही गलती की। मुझे अपनी बहन के जज्बातों में बहकर कोई गलत कदम उठाने से पहले ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए था। मैं नहीं कर पाया। आई एम मॉन्स्टर। किसी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया मैंने, किसी ऐसे की जिंदगी को जिसे अपनी जिंदगी से ज्यादा मुझ पर भरोसा था। मैंने जब खत्म कर दिया, गुस्से में सब खत्म कर दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है चीजों को सही तरीके से सोचने समझने का और फिर से सही फैसला लेने का। अब मैं एक बार पीयूष की दोस्ती पर भी भरोसा करना चाहता हूँ, शुभी के भरोसे पर भरोसा करना चाहता हूँ। अब एक बार मैं उसको भी बेगुनाह की नजरों से देखना चाहता हूँ। अगस्त की बात सुनकर तो कबीर भी खामोश हो जाता है। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। कबीर ने समुद्र की लहरों की तरफ देखते हुए अगस्त से कहा। अगस्त ने भी कबीर से कहा, हमें करना ही होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। उसके बाद दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहते हैं। भी समायरा और अगस्त गाड़ी में बैठे हुए थे। समायरा आज अम्यूजमेंट पार्क जाने की बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, तो अगस्त उसे वहां पर घुमाने लेकर जा रहा था। शुभी चुपचाप पीछे बैठी हुई थी और समायरा उसके बगल में बैठी हुई बहुत एक्साइटेड होकर फोन में बाहर की वीडियो बना रही थी। शुभी कल रात की बात को याद करते जब वो अगस्त के पास गई थी, अगस्त ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा था कि वो उसकी मदद करेगा, वो पीयूष को ढूंढेगा। उसने वादा किया है। क्या सच में उसने यह वादा किया है? क्या सच में वह अपना यह वादा पूरा करेगा? शुभी नजर उठाकर देखती अगस्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अगस्त उसकी मदद करने का कोई वादा करेगा और उसके साथ कुछ नहीं करेगा। उसने सोच लिया था कि अगर अपने भाई को बचाने के लिए उसे खुद को अगस्त की जिंदगी भर के लिए भी सौंपना पड़े तो वह ये कर देगी। सिर्फ पीयूष की जिंदगी की खातिर वो ये कुर्बानी देने को बिल्कुल तैयार थी, पर अगस्त ने जो किया उसकी सोच से बाहर था। उसने इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। जल्द ही दोनों की गाड़ी पार्क पहुंचती है और समायरा के साथ शुभी और अगस्त पार्क में एंट्री करते हैं। पार्क में आने के बाद समायरा बहुत ज्यादा खुश थी। वह पूरे पार्क को घूमने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। पार्क बहुत बड़ा था, बड़े बड़े झूले लगे थे, शॉप्स थी और ना जाने क्या क्या था। समायरा शुभी और अगस्त का हाथ पकड़कर बोली, चलो हम लोग पहले झूला झूलेंगे। उसके बाद वो उन दोनों को पकड़कर खींचकर ले जाती है। शुभी झूले के पास पहुंचकर बोली, नहीं समायरा, मैं नहीं, तुम दोनों चले जाओ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तुम्हें पता है ना, मैं नहीं चलूंगी। शुभी को हमेशा ही ऊंचाई गहराई से डर लगता था, पर समायरा काफी एडवेंचरस थी, उसे अच्छा लगता था एडवेंचर्स करना। समायरा ने मुंह बनाते हुए कहा,
तुम क्यों नहीं चलोगी, चलो ना शुभी, तुम्हारे बिना बिल्कुल मजा नहीं आएगा। उसके बाद वह अगस्त की तरफ देखकर बोली, भैया आप बोलो ना शुभी को कि ये हमारे साथ चले। अगस्त और शुभी एक दूसरे की तरफ देखते। अगस्त शुभी से बोला, तुम चलो साथ में। शुभी ने कहा, पर मुझे ऊंचाई से डर लगता। अगस्त ने शुभी की आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं हूं ना। यह सुनकर पता नहीं क्यों पर शुभी का दिल जोर से धड़कता। अगस्त के इन शब्दों में एक केयर थी, एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग थी जो शुभी को काफी अरसे बाद आई थी। फाइनली वह लोग झूले पर बैठते और झूला धीरे धीरे ऊंचाई पर जाने लगता है। समायरा बहुत एंजॉय कर रही थी। इनफैक्ट वो तो कैमरे में से ऊंचाई पर से वीडियो भी बना रही थी, पर शुभी की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थी। झूला जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा था वैसे वैसे उसका गला सूख रहा था। वह अपना सलाइवा गटक रही थी और माथे पर हल्का सा पसीना भी दिखाई देने लगा था। अगस्त जो कि समायरा को वीडियो बनाते हुए देख रहा था, तब उसकी नजर शुभी पर पड़ती है जो उसे थोड़ी डरी हुई सी लग रही थी। अगस्त शुभी के चेहरे पर डर साफ देख सकता था। वो शुभी के कंधे पर हाथ रखता है और उसे जरा सा करीब सरका लेता है। शुभी थोड़ा हैरान होकर अगस्त की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते। इसी तरह झूला अपने सबसे ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे, पर समायरा जब खुशी से चिल्ला रही थी, एंजॉय कर रही थी, तो वह लोग थोड़ा होश में आते हैं। शुभी देखती है कि वह ऊंचाइयों पर है और गलती से वह झूले के नीचे देख लेती है, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो एकदम से डरकर अगस्त को हक कर लेती है। वह उसकी शर्ट को टाइटली अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है, अपनी आंखों को बंद करके अगस्त के सीने में घुसा लेती है अपना मुंह। अगस्त उसे बाहों में पकड़कर यूं ही बैठा रहता है। शुभी उसकी बाहों में थी, डरी हुई, कितनी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। एक वक्त था जब शुभी बच्ची थी और जब भी वो किसी पार्क में जाते थे तो शुभी उसका हाथ पकड़कर रखती थी। अगस्त हमेशा उसके नन्हे से हाथों को अपने मजबूत हाथों में पकड़कर रखता था, कहीं वो भीड़ में खो ना जाए। वो हद से ज्यादा केयर करता था उसकी। उसके साथ रहने पर शुभी को किसी भी चीज का डर नहीं रहता था। वो बहुत सेफ और सिक्योर फील करती थी। उसे भरोसा रहता था कि जब तक अगस्त उसके साथ है उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। उस वक्त किसने सोचा था कि हालात इतने ज्यादा बदल जाएंगे, चीजें इस मोड़ पर आ जाएंगी कि वह उसे बर्बाद करने का कारण भी बनेगा। अगस्त शुभी को अपनी बाहों में लपेटे हुए देखकर सोचता है कि कितना गलत किया मैंने उसके साथ, कितनी बड़ी गलती हो गई उससे कि शुभी को हर्ट करके। कुछ देर दोनों एक दूसरे की बाहों में इसी कदर लिपटे हुए थे। शुभी का चेहरा अगस्त की गर्दन के पास था। उसकी गर्म सांसें अगस्त की धड़कनों को बढ़ा रही थी और अगस्त के बदन, उसके परफ्यूम की खुशबू शुभी की। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद शुभी धीरे धीरे अपने चेहरे को हल्का सा पीछे करती। उसकी आंखें झुकी हुई थी, उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। उसके बाल उसके चेहरे के आगे आ गए थे। अगस्त शुभी के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसका मासूम सा चेहरा देखकर उसको अजीब सा और जबरदस्त वाली फीलिंग आने लगी थी। शुभी के खूबसूरत चेहरे के आगे उसके लंबे से बाल आ रहे थे जो अगस्त को ठीक से उसके चेहरे को देखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। अगस्त जो कि शुभी में खोया हुआ था, वह धीरे से अपना हाथ उठाता, उसके बालों को पीछे करता, उसके चेहरे को ठीक से देखने के लिए। शुभी अपनी नजरें उठाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। वो इस वक्त एक दूसरे में काफी ज्यादा करीब थे। झूले में ज्यादा जगह नहीं थी, तो एक सीट पर वह दोनों और एक सीट पर समायरा बैठी हुई थी। हर जगह की वीडियो बनाने के बाद समायरा अपने कैमरे को उन दोनों की तरफ घुमा देती है और उन दोनों की वीडियो बनाने लगती है। तभी अचानक झूले में हल्का सा झटका लगता है, जिससे शुभी फिर से डरकर अगस्त से चिपक जाती है, पर समायरा के हाथ से उसका कैमरा झूले के नीचे गिर जाता है। अरे नहीं! अचानक समायरा का मुंह उतर जाता है। शुभी को संभालते हुए अगस्त समायरा से बोला, क्या हुआ सैम? समायरा ने अपने होठ को बाहर निकालकर हल्की सी रोने जैसी शक्ल बनाकर जवाब दिया, मेरा कैमरा झूले से नीचे गिर गया। उसके बाद जब झूला रुक जाता है तो समायरा भागकर अपने कैमरे को उठाती है, लेकिन उसका मुंह उतर जाता है, यह देखकर कि उसका कैमरा टूट गया है। अगस्त और शुभी उसके पास चलकर आते। शुभी समायरा से बोली, क्या हुआ? कैमरा ठीक तो है तुम्हारा? समायरा ने रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, टूट गया। शुभी ने समायरा के पास आकर उस कैमरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम इसे रिपेयर करवा देंगे, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, जस्ट चिल, ओके। अगस्त शुभी की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, यह मुझे दो, मैं इसे रिपेयर कराकर भेज दूंगा। शुभी हल्का सा सर हिलाकर कैमरे को अगस्त के हाथ में रख देती है। उसके बाद वह लोग वहां पर कुछ और चीजों को एंजॉय करते हैं। शुभी और समायरा इधर उधर घूमकर मेले को देख रही थी। वह दोनों साथ में घूमती हुई इस वक्त छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। दोनों ने जीन्स टॉप पहन रखे थे और पीछे पीछे अगस्त अपने बिजनेस सूट में उनके साथ साथ चल रहा था, जैसे वह इन दोनों बच्चों का गार्जियन हो। आज बचपन खत्म होने के बाद पहली बार वो इस तरह से किसी पार्क में
पार्क में घूमने आए थे। मेले में पहुंचकर वो लोग काफी शॉप्स को विजिट करते हैं। समायरा को कुछ टॉयज काफी पसंद आते हैं। वो शुभी वहां पर एक शॉप पर रुक जाती है जहां पर कुछ खूबसूरत सी एक्सेसरीज रखी हुई थी। सैम और शुभी को एक्सेसरीज बहुत ज्यादा पसंद थी। शुभी गौर से सारी एक्सेसरीज को देखती है और वहां एक लॉकेट काफी ज्यादा पसंद आता है। शुभी उस लॉकेट को अपने हाथ में उठाकर अच्छे से निहारती है। समायरा हाथ में एक डॉल लेकर शुभी से बोली, यह देखो ये कैसी है। शुभी ने समायरा की तरफ देखकर कहा, उस डॉल की तारीफ करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है। समायरा खुश हो जाती है। उसके बाद शुभी अपने हाथ में पकड़े हुए उस लॉकेट को देखती है, फिर उसे पहनने की कोशिश करती है, पर थोड़ा सा स्ट्रगल करती है क्योंकि लॉकेट का कुंडा फिट नहीं होता और उसे पहन नहीं पाती। वह लॉकेट को पहनने का ट्राई कर रही थी, तभी अचानक वह अपनी गर्दन के पास किसी के हाथ को महसूस करती है और उसके रोंगटे एकदम से खड़े हो जाते हैं। उसे पलटकर देखने की जरूरत नहीं थी। वह इंसान कौन है, उसके महक, उसके हाथों का स्पर्श, उसका टच सब बता रहा था। अगस्त ने लॉकेट के दोनों सिरों को अपने हाथों में पकड़ा और शुभी को लॉकेट पहना दिया। सामने रखे आईने में शुभी अगस्त के चेहरे को साफ देख सकती थी। उसका दिल अजीब तरीके से उसके सीने में इधर उधर दौड़ने लगा। लॉकेट पहनने के बाद अगस्त थोड़ा सा साइड में हो जाता है। समायरा शुभी से बोली, मुझे बाथरूम जाना है। शुभी ने समायरा की तरफ देखकर कहा, ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। उसके बाद वह समायरा को लेकर बाथरूम में चली जाती है। अगस्त का कॉल आता है तो वह अपने फोन को अटेंड करने में बिजी हो जाता है। बाथरूम में जाने के बाद समायरा अंदर चली जाती है। शुभी कुछ देर वहीं पर खड़ी रहती है। तभी अचानक उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है जो उधर खड़ा रो रहा था। वह छोटा बच्चा, उसके आसपास कोई नहीं था। उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं थे और वो रो भी रहा था। शुभी चलकर छोटे से बच्चे के पास आती है। बच्चा तकरीबन 5 साल का था और बुरी तरह से रो रहा था। शुभी उस बच्चे को देखकर बोली, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? वह बच्चा अपने आंसू भरी आंखों से अपने हाथों से उन्हें मसलते हुए बोला, मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा खो गए। बच्चे की बात सुनकर शुभी ने कहा, मम्मी पापा नहीं खोए, तुम खोए हो। क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारे मम्मी पापा का? चलो मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद करती हूँ। सबसे पहले तुम्हें अनाउंसमेंट रूम की तरफ लेकर जाती हूँ। वहां पर लोग तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाएंगे। तुम्हें अपने मम्मी पापा का नाम और फोन नंबर पता है ना? वह लड़का शुभी से बोला, मुझे नंबर याद नहीं। यह सुनकर शुभी एक गहरी सांस लेती है। यह माँ बाप भी ना अपने बच्चों को पता नहीं ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर अकेला कैसे छोड़ देते हैं। ऊपर से कम अपने बच्चे को अपना फोन नंबर तो याद करवाना चाहिए। अगर वहां से कहीं खो गई तो कांटेक्ट कैसे करेगा? शुभी को बहुत अच्छे से याद है कि जब वो समायरा छोटी थी तो पीयूष ने उन दोनों को अपने सामने बैठकर कई घंटों की मेहनत करके अपना और अगस्त का नंबर याद करवाया था, ताकि अगर गलती से भी वो लोग कहीं खो जाए तो उनमें से किसी को कांटेक्ट कर सके। दोनों में से एक का फोन हमेशा ऑन और अवेलेबल रहता था। शुभी बच्चे का हाथ पकड़कर बोली, अच्छा आप रोना बंद करो, चलो मैं तुम्हें अनाउंसमेंट रूम की तरफ ले जाती हूँ। उसके बाद शुभी बच्चे को लेकर वहां से चली जाती। शुभी के जाते ही 2 कदम कहीं कोने से निकलकर सामने आते हैं। चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान और आंखों में डार्कनेस के साथ कोई आदमी वहां पर खड़ा था। शुभी के जाते ही उस आदमी की नजरें वॉशरूम की तरफ चली जाती है और उसके कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके हाथ में एक रुमाल था जिसे वह अपने हाथ में एक रस्सी की तरह लपेट रहा था। समायरा थोड़ी देर में बाथरूम से बाहर निकलती है। वॉश बेसिन के पास जाकर अपने हाथ धोती है और वहां पर पानी को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो पानी को अपने हाथों में भरकर उस आईने पर उछालने लगती है और हंसने लगती है। उसकी इस हरकत को देखकर वहां पर मौजूद 1-2 लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं। यह लड़की पागल है क्या? कैसी हरकतें कर रही है? एक लड़की धीरे से बड़बड़ाई और वहां से निकल गई। समायरा जब बाहर आई तो उसने देखा कि शुभी वहां पर नहीं थी। शुभी कहाँ गई? उसने मुझे कहा था कि वो यहीं पर मेरा वेट करेगी, पर वो कहाँ पर है? यहाँ पर तो नहीं है, चली तो नहीं गई? समायरा का चेहरा अचानक से उतर जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी दिखाई देने लगती है। वह थोड़ी घबराने लगती है। तभी वह आदमी धीरे धीरे समायरा के करीब आता है और उसके करीब आकर वह समायरा के कंधे पर हाथ रख देता है। समायरा तुरंत पलटती है, यह सोचकर कि शायद शुभी है। शुभी तुम आ गई, पर जैसे ही वो पीछे खड़े इंसान को देखती है उसकी सांसें उसकी हलक में अटक जाती हैं और आंखें बड़ी हो जाती है। चेहरे पर एकदम से डर दिखाई देने लगता है। वह आदमी अपना हाथ जैसे ही समायरा के चेहरे की तरफ बढ़ाता है, अचानक कोई पीछे से उस आदमी को पकड़कर अपनी तरफ पलटता है। अगस्त उस आदमी को पलटकर जब देखता है तो वह उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो भी समायरा के साथ? तभी शुभी भी वहां पर भागते हुए आती है। तुषार के एक्सप्रेशन तुरंत हैरानी में बदलकर थोड़े अलग से हो जाते हैं, सुपरवाइजिंग से दिखाई देने लगते हैं। वो चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोला, अगस्त तुम सब यहाँ कैसे? शुभी समायरा को देखती है जो काफी डरी हुई दिखाई दे रही थी। वह शुभी का हाथ कस के पकड़ लेती है। शुभी को समायरा
का डर महसूस होने लगता है। तुषार की बात सुनकर अगस्त तुषार से बोला, आई थिंक ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ बच्चों के अम्यूजमेंट पार्क में क्या करने आए हो। तुषार ने जवाब दिया, अरे मैं बस के साइड से गुजर रहा था तो मैंने वहां पर तुम्हारी गाड़ी पार्क में देखी, तो मैं बस देख ही रहा था कि तुम लोग यहाँ पर हो या नहीं, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगस्त थोड़ी सी नॉर्मल आवाज में बोला, समायरा का यहाँ पर घूमने का मन था इसलिए हम उसे यहाँ पर घुमाने लेके आए हैं। ओके। उसके बाद समायरा की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, कैसी हो समायरा। तुषार की आवाज सुनकर समायरा घबराकर शुभी के पीछे खड़ी जाती है। शुभी को अजीब लगता है, वह तुषार की तरफ देखकर बोली, सैम तुमसे इतना घबरा क्यों रही है। तुषार ने कंफ्यूजन में कहा, वह मुझे कैसे पता होगा, जब वह होश में आएगी तो तुम लोगों से भी तो घबरा रही थी, हो सकता है वह अभी तक मुझे इतना फ्रेंडली नहीं हुई है। अगस्त फिर से अपने फोन में देखता है तो उसे बार बार कॉल आ रहा था। वह सुबह से बोला, आई थिंक हमें चलना चाहिए, मुझे एक बार ऑफिस भी जाना है कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए। सुबह हल्का सा अपना सर हिला देती है, वह समायरा का हाथ पकड़ती है और वह अगस्त के साथ जाने लगती है। उन्हें जाते ही तुषार के एक्सप्रेशन एकदम से खराब हो जाते हैं और उसकी मुट्ठी जोर से कस जाती है। कितना अच्छा मौका मिला था समायरा का गेम यहीं पर खत्म कर देने का, पर यह अगस्त और सुबह हमेशा गलत टाइम पर आ जाते हैं। लेकिन समायरा को खत्म तो होना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वह मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। समायरा को इतना घबराया हुआ देखकर शुभी ने कहा, क्या बात है सैम, तुषार को देखकर इतना डर क्यों जाती हो तुम। समायरा कुछ नहीं बोलती, उसकी बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखों में घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। अगस्त ने समायरा की तरफ देखा, वह वाकई में डरी हुई लग रही थी। फिर वो सुबह की तरफ देखकर बोला, शायद तुषार सही कह रहा था, शायद ये अभी उसके साथ ठीक से फ्रेंडली नहीं हुई है, इसलिए अगस्त ने बोल तो दिया था, पर शुभी को बहुत अजीब लग रहा था। सब गाड़ी में बैठते और वहां से चले जाते। समायरा और शुभी को घर पर ड्रॉप करने के बाद अगस्त सीधा ऑफिस में चला जाता है इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। वो ऑफिस पहुंचता है, पहले वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे कुछ जानकारी लेता है। वो जब अगस्त की तरफ देखती है तो अचानक ही उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो सीक्रेटली मुस्कुराने लगती है। अगस्त इस पर ज्यादा गौर नहीं करता, फिर कैबिन में चला जाता है तो उसके कैबिन में कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे जिनके साथ आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। कैबिन के अंदर एंट्री करके अगस्त उन लोगों से मिलता है। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट। अगस्त उनके पास हाथ मिलाता है, तभी अचानक उन लोगों में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिनसे वह लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं और ऑकवर्ड भी। कुछ देर में मीटिंग खत्म करने के बाद जब वो लोग चले जाते हैं तो अगस्त अपनी कुर्सी पर आराम से फैलकर बैठ जाता है। उसे अजीब लग रहा था, वो लोग उसे देखकर इतना अजीब तरीके से मुस्कुरा क्यों रहे थे। तभी अगस्त का असिस्टेंट उनके पास आता है। अगस्त अपने असिस्टेंट से बोला, अच्छा सुनो, मेरे शेड्यूल में कुछ चेंज कर दो, कुछ मीटिंग्स को पोस्टपोन कर दो, क्योंकि एक साथ में इतनी सारी मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी और इम्पोर्टेंट काम के लिए टाइम चाहिए। तभी अगस्त अपने मोबाइल में सीरियस होकर कुछ देखने लगता है। फिर जब नजरें उठाकर देखता है तो अगस्त का असिस्टेंट भी उसे देखकर सीक्रेट तरीके से स्माइल कर रहा था और काफी ऑकवर्ड भी होकर खड़ा हुआ था। यह भी उन्हीं लोगों की तरह नीचे ही नीचे क्यों मुस्कुरा रहा है। अगस्त थोड़ा स्ट्रेट होकर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखता है ठंडी आंखों से, जिसे देखकर असिस्टेंट ने मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। वो एम्बेरस होकर सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। अगस्त असिस्टेंट से बोला, व्हाट्स सो फनी, आज हो क्या रहा है तुम लोगों को। मेरे चेहरे पर क्या कोई जोक लिखा है जिसे पढ़कर तुम लोगों को हंसी आ रही है। असिस्टेंट ने अपना गला साफ करते हुए कहा, नहीं सर, जोक तो नहीं, लेकिन इतना बोलकर असिस्टेंट चुप हो जाता है। अगस्त अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाकर बोला, लेकिन क्या, बताओ मुझे। असिस्टेंट अगस्त से बोला, आप खुद ही मिरर में देख लीजिए। असिस्टेंट की बात सुनकर अगस्त कंफ्यूज हो जाता है, आखिर ऐसा क्या लगा है उसके चेहरे पर। ऑफिस में जब आया था तो रिसेप्शनिस्ट भी उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, जो भी उसके पास आ रहा था उसे देखकर मुस्कुरा ही रहा था, नीचे ही नीचे जैसे अंदर ही अंदर हंस रहे हो। वह तुरंत खड़ा होकर वॉशरूम में जाता है और आईने के सामने खड़ा हो जाता है। जब वो देखता है तो उसकी आंखें भी एक पल के लिए बाहर निकल आती हैं और गाल बुरी तरीके से लाल हो जाते हैं। एम्बेरसमेंट के कारण उसके गर्दन पर शुभी के होठों के छाप छूट गई थी। उसकी लिपस्टिक लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे शुभी ने उसकी गर्दन पर किस किया हो। यह देखकर अचानक अगस्त को बहुत एम्बेरसमेंट होती है। वह तुरंत अपना रुमाल निकालता है और उसे पोंछने लगता है। अब समझ में आया कि क्यों सब लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। अगस्त तो शर्म से पानी में डूबे जा रहा था। शाम के वक्त अगस्त घर के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसके पास एक मैसेज आता है।
शाम को अगस्त एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर एक स्पेशल बुकिंग की गई थी उसके लिए और कोई उसका इंतजार कर रहा था। अगस्त वहां पर पहुंचकर देखता है कि पूरा रेस्टोरेंट खाली है और वहां पर लाइट्स बहुत ज्यादा कम है। बाकी अंदर के रेस्टोरेंट को काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। बीचों बीच एक टेबल रखी हुई थी जिस पर कैंडल लगी हुई थी, वाइन की बोतल रखी हुई थी। पूरे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। उस टेबल पर गुलाब की पंखुड़ियां भी फैली हुई थी। अगस्त कंफ्यूजन में यहाँ वहां देखता है, आगे बढ़ता है, तभी अचानक कोई पीछे से आकर अगस्त को हक कर लेता है। अगस्त थोड़ा चौंक जाता है। 2 हाथों ने अगस्त को पीछे से पकड़ लिया था। अगस्त तुरंत उन हाथों को अपने आप से दूर करके पलटकर देखता है तो पीछे अनामिका खड़ी हुई थी, चेहरे पर मुस्कान के साथ। अनामिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आज एक शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी, स्ट्रेट बाल जो कि बिल्कुल खुले हुए थे, चेहरे पर मुस्कुराहट। अनामिका को देखकर अगस्त बोला, यह सब क्या है अनामिका? वो अगस्त के करीब आती है, उसके गले में अपनी बाहों को डालकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था, कैसा लगा? अनामिका की बात सुनकर अगस्त कंफ्यूज हो जाता है और उसके अचानक इतने करीब खड़े होने से ऑकवर्ड होकर अगस्त थोड़ा पीछे होकर बोला, अनामिका, मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, तुम्हें कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पर तुमने बताया नहीं कि ये सब। अनामिका अगस्त से बोली, यह सब सरप्राइज था। अगस्त बता कैसे सकती थी? तुम आजकल काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो तो मुझे मौका नहीं मिलता, तो मौका निकालना पड़ता है तुम्हारे साथ वक्त बिताने का। हम दोनों की शादी होने वाली है तो अभी यह नहीं चलेगा, ठीक है? तुम मुझे भी टाइम देना होगा। अब मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। यह बोलकर अनामिका अपने हाथ की अंगूठी अगस्त को दिखाकर याद दिलाती। ऑफ कोर्स अगस्त यह कैसे भूल सकता था? भूलना चाहता था पर भूल नहीं सकता था। अगस्त काम खत्म करके सीधा घर जाता है। वह घर जाकर आराम से सुबी और समायरा के साथ वक्त बिताना चाहता था, सुबी को देखना चाहता था, पर अनामिका ने अचानक इमरजेंसी बोलकर उसे यहाँ पर बुला लिया। अगस्त का हाथ अपने हाथ में पकड़कर अनामिका उसे टेबल के पास ले जाती है और फिर से उसे बड़े ही प्यार से कुर्सी के ऊपर बिठा देती है और खुद बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। अगस्त को यह सब काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। वह अनामिका से बोला, अनामिका, मुझे घर जाना है। समायरा शुभी वहां पर अकेली हैं। शुभी का नाम सुनकर अनामिका को अच्छा नहीं लगता, पर वह मुस्कुराकर बोली, चले जाना, अभी रात नहीं हुई है। वैसे भी अब मैं भी तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में आती हूँ, तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना चाहिए। मजबूर होकर अगस्त को कुछ देर वहीं बैठना पड़ता है। वहां पर कुछ वेटर आते हैं, टेबल पर खाना रखते हैं, कैंडल जलाते हैं और यहाँ तक के बगल में जाकर म्यूजिक भी बजने लगता है। माहौल काफी रोमांटिक था, लेकिन अगस्त को इरिटेशन हो रही थी। अनामिका उसका हाथ अपने हाथों में पकड़कर बोली, यू नो व्हाट बेबी, आई एम सो हैप्पी। तुम्हारे साथ ऐसा वक्त बिताने का बहुत कम चांस मिलता है मुझे, पर मेरी शादी के बाद मैंने डैड को बोल दिया है कि हम लोग हनीमून के लिए पेरिस जा रहे हैं, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देती हूँ, उधर मुझे अपने काम का बहाना मत देना। शादी से पहले अपना जितना काम करना है खत्म कर लो। हनीमून पीरियड में तुम्हारा कोई भी काम बीच में नहीं आना चाहिए। मैंने हमारी शादी की काफी शॉपिंग भी कर ली है। हनीमून पर कब क्या पहनना है मैंने सारी शॉपिंग्स पहले से ही करके रखी है। अब तो बस जल्दी से शादी हो जाए। आई एम सो एक्साइटेड। तभी अगस्त के फोन पर शुभी का मैसेज आता है, व्हेन विल यू कम होम? अगस्त शुभी का मैसेज पढ़कर रिप्लाई करता है, शक इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, आई विल ट्राई टू कम एज सून एज आई एम फ्री। यह अनामिका हनीमून के सपने देख रही थी और वहां अगस्त को घर जाने की पड़ी थी। उसे पीछे बज रहे म्यूजिक से इरिटेशन हो रही थी। अगस्त पीछे की तरफ पलटकर बोला, यू गाइज प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड गो अवे। उसकी बात सुनकर अनामिका ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? अगस्त ने अपना माथा रगड़ते हुए बोला, काम की वजह से मेरे सर में पहले ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऊपर से यह लोग सर पर खड़े हो गए हैं। अनामिका उन लोगों को आंखों से इशारा करती है चले जाने का और वह लोग वहां से तुरंत चले जाते हैं। अनामिका वहां पर अगस्त के साथ बैठकर बातें करते हैं, पर अगस्त को हाथ पर बंधी अपनी घड़ी में टाइम देखने लगता है कि उसे घर जाना था। उसे घर जाने के लिए इतना डेस्परेट अनामिका देख पा रही थी, पूछो तो अंदर से गुस्सा आ रहा था और वह भी तो गुस्सा भी तो नहीं कर सकती थी। अनामिका उठकर अगस्त के करीब आती है और अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। अगस्त कंफ्यूज हो जाता है। अनामिका अगस्त से बोली, मे आई डांस विथ यू माई लव? अगस्त थोड़ा सा हैरान हो जाता है, नहीं अनामिका, आई डोंट लाइक थिंग्स, मुझे बस ये सब नहीं पसंद। अनामिका अगस्त का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोली, लेकिन मुझे पसंद है। मैं हर काम तुम्हारी पसंद का करती हूँ, कभी तो कोई काम मेरी पसंद का भी कर लिया करो ना, मेरी खुशी के लिए।
मैंने कितनी मेहनत से हमारे लिए डेट प्लान की थी प्लीज। अनामिका की बात सुनकर अगस्त एक गहरी सांस लेता है। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कहाँ फंस गया, लेकिन उसे अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। अनामिका धीरे से अगस्त के करीब आती है, उसके हाथों को पकड़कर अपनी कमर पर और अपने हाथों को उसके गले में डालकर बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। उसके बाद म्यूजिक बजने लगता है, हल्का सा रोमांटिक सा। वह अगस्त की आंखों में देखती है, पर अगस्त इधर उधर नजरें चुरा रहा था। तभी अचानक अनामिका की नजर अगस्त के होठ पर पड़ती है। हल्का सा मुस्कुराकर वो अगस्त के करीब आकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। अनामिका की हरकत से अगस्त चौंक जाता है और एकदम से उसे अपने आप से अलग कर देता है। वॉट आर यू हेल? अनामिका अचानक अगस्त की हरकत से हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? अनामिका बहुत हैरान थी। अगस्त थोड़ी अनोइंग आवाज में अनामिका से बोला, सॉरी एक्चुअली मुझे घर पर लेट हो रहा है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। यह बोलकर अगस्त वहां से चला जाता है। अनामिका गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस लेती है। उसके बाद वो टेबल को जोर से हाथ मारती है और वहां पर रखा हुआ सारा सामान नीचे गिर जाता है। उसके बाद वह बगल में जाती है जहां पर उसने अपना मोबाइल फोन रखा हुआ था। वहां जाने के बाद वो मोबाइल फोन में अपने हाथ में उठाती है। मोबाइल में मेरी वीडियोस रिकॉर्डिंग ऑन थी, इसका मतलब उन दोनों की वीडियो बना रही थी। उस मोबाइल फोन को देखते हुए अनामिका के एक्सप्रेशन में एक शैतानी सी चमक आ जाती है। शुभी काफी देर से घड़ी में टाइम देख रही थी और दरवाजे पर भी देख रही थी, जैसे वह किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। समायरा मुंह बनाते हुए शुभी के पास आकर बोली, भूख लगी है? समायरा की तरफ देखकर शुभी ने प्यार से उसके चेहरे को सहलाकर कहा, बस अगस्त आ ही रहा होगा, साथ में मिलकर डिनर करेंगे, ठीक है? फिर समायरा ने कहा, ठीक है, पर अभी के लिए मुझे आइसक्रीम तो दे दो ना, मेरा बहुत मन हो रहा है खाने का। शुभी ने हल्के से अपनी गर्दन को हिलाकर कहा, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। समायरा वहां पर बैठ जाती है और शुभी किचन के अंदर चली जाती है। वह आइसक्रीम निकालने के लिए फ्रिज खोलती है, तभी वहां पर काम करने वाले दो नौकरानी जो आपस में फुसफुसाकर बात कर रही थी, उनको शुभी थोड़ा सुन लेती है। अरे हाँ, मैंने तुमसे पूछ रही थी कि तुमने सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली ना? एक नौकरानी ने किचन का थोड़ा सा काम करते हुए उसके पास ही खड़ी हुई दूसरी नौकरानी से पूछा। दूसरी नौकरानी ने भी अपने काम को जारी रखते हुए कहा, हाँ, लगभग सारी शॉपिंग हो गई है, बस साड़ी का ब्लाउज सिलने दिया है, कल सुबह सबसे पहले जाकर उसे ले आऊंगी। तो पहले वाली नौकरानी ने कहा, हाँ, मेरा तो सारा काम टाइम सर हो गया है, सुबह उठते ही फिर व्रत शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरी वाली नौकरानी ने एक कड़वी सी मुस्कान के साथ कहा, कितनी अजीब है ना हमारी जिंदगी, सिर्फ हमारे आदमी के इर्द गिर्द ही घूमकर रह जाती है। एक हमारा पति है, जैसे कोई फिक्र ही नहीं हमसे, और एक हम है जो उसकी लंबी उम्र के लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखते हैं। पहले वाली नौकरानी थोड़ी बड़ी उम्र की लग रही थी, दूसरी वाली थोड़ी जवान थी। तो पहली वाली नौकरानी ने जवाब दिया, मर्द लोग तो ऐसे ही होते हैं, औरतों को तो फर्ज निभाना ही होता है। करवा चौथ तो हमारी पुरानी मान्यता है, पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं जो औरत अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, उसके पति पर यमराज का साया पड़ता रहता है और उसकी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं होती, उसकी उम्र भी कम होने लगती है। उन औरतों की बात सुनकर शुभी एकदम से चौंक कर उनकी तरफ देखती है। वो लोग अपने काम में बिजी थी, अपनी बातों को जारी रखते हुए। शुभी के हाथ में आइसक्रीम थी। जब वह समायरा के लिए लेने आई थी, वह उसे बर्तन में निकालने लगती है और उन लोगों की बातों को और गौर से सुनने लगती है। दूसरी वाली नौकरानी ने पहली वाली से कहा, मैं तो ये व्रत रखती हूँ, मेरा तो समझ में आता है क्योंकि मेरी शादी को कुछ साल हुए हैं, लेकिन सुना है आपका तो आपके पति से डाइवोर्स हो गया है, फिर आप उनके लिए व्रत क्यों रखती है? वो तो किसी और औरत के साथ रहता है, अपने दूसरे घर में, अपने दूसरे परिवार के साथ, उसके बावजूद भी आप उसकी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, क्यों? ये सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू और चेहरे पर घोर उदासी आ जाती है। क्या हुआ अगर उसने मुझे तलाक देकर किसी दूसरी औरत से शादी करके अपना परिवार बना लिया, तो इससे यह बात झुटलाई नहीं जा सकती कि वह मेरा पति है, उसके लिए व्रत रखना मेरा फर्ज भी है और धर्म भी। तो दूसरे वाली नौकरानी ने कहा, और तलाक तो हो गया ना, अब वो आपका पति नहीं रहा, फिर ये व्रत क्यों? पहली वाली ने जवाब देते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि तलाक होने के बाद शादी का रिश्ता खत्म हो जाता है? अरे पागल, ना तो फेरे लेने से शादी का रिश्ता बनता है और ना ही तलाक लेने से वो छूट जाता है। यह सब तो सिर्फ जरिया होते हैं, वरना सब कुछ सिर्फ मान लेने का खेल है। अगर हम किसी को अपना पति मान लेते हैं तो फिर वह हमारा पति होता है, फेरे लेना जरूरी नहीं। अगर हम किसी से तलाक लेने के बाद भी अपने मन से उसे अपना पति मानते हैं तब वो हमारा पति ही रहता है। कहने को तो मीरा और श्री कृष्ण की कौन सी शादी हुई थी, मगर मीरा हमेशा श्री कृष्ण को अपना पति मानती रही सारी जिंदगी। सब मानने का खेल है और वेद मंत्रों
से जी बंधन को सारे देवी देवताओं और अग्नि को साक्षी मानकर बांधा जाता है। तुम्हें क्या लगता है कागज का एक टुकड़ा उसको तोड़ सकता है? मुमकिन ही नहीं। एक बार जो शादी हो जाती है फिर कभी नहीं टूटती। यह तलाक तो दुनिया ने बनाए हैं। उन दोनों नौकरानियों की बात सुनकर सुबह अपनी जगह पर कुछ सेकंड के लिए एकदम से जमकर खड़ी हो जाती है। उसकी बात बार बार उसके कानों में गूंजने लगती है। कैसे तलाक लेने से शादी का रिश्ता खत्म नहीं होता? क्या करवा चौथ का व्रत ना रखना वाकई में पति की जिंदगी पर खतरा लेकर आता है? सुबह आइसक्रीम लेकर बाहर आती है। समायरा डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसके पास आइसक्रीम लाकर रखने के बाद शुभी उसके बगल में बैठ जाती है। समायरा की आंखों में आइसक्रीम को देखकर चमक आ जाती है। वो फटाफट आइसक्रीम लेकर उसे खाने लगती है। शुभी एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर वह अपने दिमाग को शांत करने के लिए अपना फोन उठाकर कॉल करती है। जब फोन में वह कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसका दिमाग ठीक होना तो दूर हो गया और भी खराब हो जाता है। वह व्हाट्सएप पर जाकर अनामिका का स्टेटस चेक करती है तो उसकी सांसें जैसे रुक जाती है। सीने में तीखा सा दर्द और सर दर्द होता है। स्टेटस में अनामिका ने एक फोटो लगाई थी जिसमें अगस्त के होठों पर उसके होठ टिके हुए थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। यह देखकर ही शुभी को अचानक अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस होता है। अचानक उसकी आंखों से एक आंसू टपक जाता है। समायरा कंफ्यूज होकर शुभी को देख रही थी। उसके बाद उसकी नजर फोन पर जाती है तो वो अगस्त और उस चुड़ैल अनामिका की फोटो को भी देखती है। फिर वह कंफ्यूजन में शुभी की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? समायरा की आवाज सुनकर अचानक शुभी थोड़ा होश में आती है। अपने आंसू को पोंछते हुए फोन को बंद कर देती है। नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी देर में अगस्त घर में एंट्री करता है। वह काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वह सबसे पहले अपने कमरे में जाकर फ्रेश होता है और वापस नीचे आता है। वह देखता है कि वहां पर सिवाय कुछ नौकरों के कोई भी नहीं है। अगस्त समायरा के कमरे में जाकर देखता है तो समायरा टीवी में कार्टून देख रही थी और उछल रही थी, खुश लग रही थी। उसके बाद उसकी नजर सुबह पर पड़ती है जो समायरा के कमरे की चीजों को थोड़ा ठीक करने में लगी हुई थी। अगस्त अपना थोड़ा गला साफ करता है जिससे समायरा की नजर दरवाजे पर जाती है और शुभी की भी। अगस्त को देखकर अचानक शुभी के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके अपना काम जारी रखती है। अगस्त थोड़ा आगे बढ़ता है। समायरा अगस्त की तरफ हाथ करके बोली, भैया यहाँ आओ ना, आपने कितना टाइम लगा दिया, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अगस्त समायरा के पास आकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, आई एम सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में फंस गया था तो लेट हो गया। अगस्त यह बात बोल तो देता है लेकिन उसे आइडिया भी नहीं होता कि इस बात का शुभी पर क्या ही असर पड़ेगा। वह समझ गई थी कि अगस्त किस मीटिंग की बात कर रहा है। वह झूठ बोल रहा है। वह किसी मीटिंग में नहीं था, अनामिका के साथ रंगरलियां मना रहा था। शुभी को बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और दर्द भी हो रहा था। डिनर टेबल पर शुभी किचन से खाना लेकर आती है और उसे जोर से पटक कर डाइनिंग टेबल पर रखती है। अचानक शुभी के इस हरकत से अगस्त थोड़ा हैरान हो जाता है। समायरा अपने निचले होठ को अपने दांतों के नीचे दबाकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठी हुई थी क्योंकि उसे पता था कि शुभी गुस्से में है। लेकिन अगस्त को इस चीज का कोई आइडिया नहीं था कि शुभी गुस्से में है और क्यों गुस्से में है। उसके बाद शुभी फटाक से उनके सामने प्लेट रखती है। वह समायरा के खाने को प्यार से परोसती है पर अगस्त की प्लेट में खाना ऐसे डालती है जैसे जेल के किसी कैदी को खाना दे रही हो। अचानक शुभी की इस हरकत से अगस्त हैरान और कंफ्यूज दोनों था। वह शुभी की तरफ देखकर बोला, यह क्या कर रही हो तुम? शुभी बिना अगस्त की तरफ देखे हुए बोली, खाना डाल रही हूँ, दिखाई नहीं देता? उसके बाद शुभी वहां से जाने लगती है। अगस्त शुभी से बोला, कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? शुभी ने एक सेकंड के लिए रुककर बिना पीछे पलटे हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम ठूसो आराम से। अगस्त कंफ्यूजन में बड़बड़ाए, इसको क्या हो गया? उसके बाद सुबह वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अगस्त अब भी हैरानी से सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसके बाद वह समायरा की तरफ देखता है जो बेचारा सा मुंह बनाकर अपनी प्लेट में रखा हुआ खाने को फटाफट खाने लगती है। अगस्त समायरा की तरफ देखकर बोला, सैम बेबी। समायरा छोटे बच्चे की तरह अपनी मासूम सी नजरों को उठाकर अगस्त को देखती है। अगस्त समायरा से बोला, क्या तुम्हें पता है कि शुभी को अचानक क्या हुआ? वह इतना गुस्से में क्यों लग रही है? इस पर समायरा ने अपनी आंखों को ऊपर उठाकर कुछ सोचते हुए एक्टिंग करते हुए फिर जवाब दिया, क्योंकि वह अपसेट है आपकी वजह से। यह सुनकर अगस्त थोड़ा चौंक जाता है। मेरी वजह से? और अपसेट? लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उसे, फिर मैं कैसे उसे अपसेट कर सकता हूँ? समायरा ने हल्के से अपने कंधे उठाकर कहा, पता नहीं, बस वह अपसेट है क्योंकि वह आपकी फोटो को देखकर रो रही थी। समायरा की बात सुनकर अगस्त तंग रह जाता है। शुभी मेरी फोटोज को देखकर रो रही थी, लेकिन क्यों? वह मेरी कौन सी फोटोज को देखकर रोने लगी? समायरा ने फिर कुछ सोचते हुए
और दोबारा अपना खाना खाते हुए कहा, उन फोटोज को जहां पर आप किसी लड़की के को पप्पी दे रहे हो उधर। उसके बाद समायरा मासूमियत से अपने होठों पर उंगली रख देती है, जिसे देखकर अगस्त की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह शौक होकर सोचने लगता है, होठों पर पप्पी शुभी को कैसे पता। अगस्त अपना फोन उठाकर खोलकर देखता है, तभी अचानक उसके सामने भी अनामिका का वह व्हाट्सएप स्टेटस आ जाता है और वह उसे खोलकर देखता है। उसके चेहरे पर भी हैरानी और शौक से भरे हाव भाव फैल जाते हैं। अनामिका ने व्हाट्सएप स्टेटस में दोनों की पिक्चर्स लगाई थी किस करते हुए। हालांकि इस पिक्चर्स के पीछे का सच यह नहीं था जो पिक्चर्स में दिखाई दे रहा था, लेकिन पिक्चर्स एकदम परफेक्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को किस कर रहे हो। अगस्त के हाथ अनामिका की कमर पर थे और अनामिका के हाथ अनामिका के उसके गले में। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि बीच से हवा भी न गुजरे। दोनों के होठ आपस में मिले हुए थे। इसका भला और क्या मतलब कोई निकाल सकता था। इसके पीछे की कोई दूसरी कहानी भी तो हो सकती है, यह तो कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसी होती है गलत फहमियां। माय गॉड। समायरा हल्का सा झुककर अगस्त के फोन में वह पिक्चर्स देखते हुए बोली, हाँ वही पिक्चर थी जिसे देखकर शुभी रोने लगी थी। समायरा की बात सुनकर अगस्त का दिल जोरों से धड़कने लगता है। शुभी उसकी पिक्चर्स को अनामिका के साथ ऐसे देखकर क्या वाकई में रो रही थी। उसके बाद अगस्त समायरा से बोला, तुम आराम से खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद अगस्त फटाफट डाइनिंग टेबल से खड़ा होता है, सीढ़ियों से ऊपर भागकर शुभी के कमरे की तरफ जाता है। वह देखता है कि शुभी का कमरा खुला है, दरवाजा खुला हुआ है। वह दरवाजे के पास पहुंचकर कहता है, शुभी। वह इतना ही कहता है कि तभी अचानक जोर से उड़ता हुआ एक फ्लावर बास्क उसकी तरफ आता है। 1 सेकंड में ही अगस्त तुरंत रिएक्ट करता है। वह हट जाता है सामने से। उसके आधा इंच दूर से ही फ्लावर बास्क उसे क्रॉस करता हुआ जमीन पर जाकर टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अगस्त की आंखें बाहर निकल आती हैं। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। अपने दिल पर हाथ रखते हुए वह राहत की सांस लेता है। ओ माय गॉड, सो क्लोज। अगर 1 सेकंड भी अगस्त रिएक्ट करने में टाइम ले लेता तो यह फ्लावर बास्क सीधा उसके मुंह पर आकर फूट जाता। अगस्त जब एकदम से पलटता है तो उसकी चीख निकल जाती है। आह। शुभी बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई थी और काफी गुस्से में घूर रही थी। सरकता हुआ अगस्त कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। शुभी भी आगे चलकर आती है और बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। अब अगस्त कमरे के दरवाजे के बाहर और शुभी दरवाजे के अंदर खड़ी हुई थी। शुभी को अपने आप को इस तरह से गुस्से में घूरता हुआ देखकर अगस्त का गला सूख जाता है और वह अपना सलाइवा गटक लेती है। अगस्त बोलने की कोशिश करता है, शुभी देखो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी। वह इतना ही बोलती है कि शुभी दरवाजा पकड़कर जोर से अगस्त के मुंह पर बंद कर देती है। दरवाजे के अचानक इतना जोर बंद होने की वजह से अगस्त की नाक पर लग जाती है, जिससे उसकी चीख निकल पड़ती है, आह आह, और दर्द में उछलने लगता है। अगस्त अपनी नाक को मसलता है और दरवाजे की तरफ देखता है। माय गॉड, मैडम तो आज हद से ज्यादा गुस्से में है। वो समझ गया था कि उसकी दाल गलने वाली नहीं है। अगस्त एक गहरी सांस लेता है और फिर भी कोशिश करने का फैसला करता है। वह दरवाजे के पास आता है, दरवाजे पर अपना माथा टिका लेता है और लेजी हाथों से दरवाजे को नॉक करने लगता है। हालांकि वह जानता था कि दरवाजा नहीं खुलेगा, फिर भी वह कोशिश जरूर करता है। दरवाजे को 1-2 बार नॉक करने के बाद अगस्त शुभी से बोला, शुभी ओपन द डोर, मुझे बोलने का मौका तो दो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, एटलीस्ट मुझे क्लियर तो करने दो शुभी बेबी, शुभी बेबी प्लीज। उसके बाद फिर से अगस्त 2 सेकंड का पोज लेकर दरवाजा नॉक करके बोला, यार दरवाजा खोलो प्लीज, शुभी प्लीज खोलो। शुभी उसके कई बार खटखटाने पर भी शुभी अंदर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देती और ना ही दरवाजा खोलती है। रात के समय शुभी बिस्तर में लेटी हुई थी सिकुड़कर, अब भी गुस्से में लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे। थोड़ी देर रोने के बाद वह अपने आंसुओं को पोंछती है और सामने टेबल पर रखे हुए अपने फोन को देखती है। उस नौकरानी की कही हुई बात याद आती है, कल करवा चौथ का व्रत है। माना कि अब उसका अगस्त से डाइवोर्स हो गया, लेकिन अगर वह व्रत नहीं करेगी तो क्या वाकई में अगस्त की जिंदगी पर कोई खतरा आ सकता है। कुछ सेकंड ऐसे ही पड़े रहने के बाद वह अपना फोन उठाती है और उसे ऑन करके इंटरनेट पर करवा चौथ की सारी जानकारी सर्च करने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह व्रत कैसे करना होता है, इसलिए वह उसको लेकर सर्च करती है और उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगती है। सुबह सुबह नम्रता बंगले से बाहर आती है और जोर से अंगड़ाई लेती है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, धूप निकली हुई थी, पंछी चहचहा रहे थे। नम्रता के खूबसूरत से चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। तभी अचानक उसकी नजर थोड़ी सी दूरी पर पड़ती है किसी खास इंसान पर, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और गाल हल्के से लाल हो जाते हैं।
गौतम वहां पर पानी का पाइप लेकर गाड़ी को धो रहा था। उसने अपनी शर्ट को निकालकर बगल में रखा हुआ था और सिर्फ पैंट में खड़ा हुआ था। उसकी अपर बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था और वह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लग रहा था। इतना खूबसूरत बॉडी देखकर नम्रता का दिल मचलने लगता है। ऊपर से चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ गौतम गाड़ी धोते हुए काफी हॉट और सेक्सी लग रहा था। गौतम की इस तरह से देखकर नम्रता एक ठंडी सांस भरते हुए बोली, कोई इंसान काम करते वक्त भी इतना खूबसूरत कैसे लगता है? पता नहीं क्यों गौतम को देखकर मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। वह कितना हॉट है, उसकी बॉडी कितनी मस्त है। मन तो कर रहा है कि बस उसे पकड़ के उसकी गाड़ी से लगाऊं और जोर से उसके होठों की पप्पी ले लूं, तब तक उसकी सांसें ना रुक जाए। तभी नम्रता को अपने कानों के पास आवाज सुनाई देती है, तो फिर ले लो, कौन रोक रहा है तुम्हें? नम्रता यह आवाज सुनकर एकदम से चौंक जाती है। वह पलटकर देखती है तो हाथों में फुटबॉल की गोल गोल बॉल घुमाता हुआ कबीर चेहरे पर एक नटखट सी चमक के साथ उसकी तरफ देखता है। शर्म के मारे और एम्बेरसमेंट के मारे नम्रता के गाल बुरी तरह से लाल हो जाते हैं। नम्रता को इस तरह से घबराना शर्माना देखकर कबीर हल्का सा साहस देता है और फिर इतना कहकर वहां से चला जाता है, पर मेरा शेर जरा सख्त लौंडा है, आसानी से पिघलेगा नहीं, ऑल द बेस्ट। कबीर वहां से गार्डन की तरफ चला जाता है और नम्रता कुछ देर शर्मिंदा होकर वहीं पर खड़ी रहती है। उसके बाद वह फिर से गौतम की तरफ देखती है जो अपने पूरे फोकस के साथ गाड़ी को घिसने में लगा हुआ था। थोड़ी देर खड़े रहकर उसे देखने के बाद नम्रता फाइनली गौतम के पास आकर खड़ी हो जाती है। हाय गौतम, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? गौतम पलटकर देखता है तो उसके पीछे नम्रता खड़ी हुई थी, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। गौतम ने थोड़ी नरम आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग, कुछ खास नहीं, आज कुछ काम नहीं था तो सोचा गाड़ियां धो लेता हूँ। नम्रता गौतम से बोली, पर यह काम तुम क्यों कर रहे हो? यह तो और भी कोई भी कर सकता है। गौतम ने पानी के साथ गाड़ी को साफ करते हुए कहा, क्योंकि मुझे बॉस का काम करना बहुत अच्छा लगता है, मैं लेजी नहीं हूँ। जब तक कोई काम नहीं करता मेरी बॉडी काफी बेचैन रहती। बाय द वे, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? नम्रता मुस्कुराकर बोली, हाँ। और तुमने? गौतम ने जवाब दिया, अभी नहीं, काम खत्म करने के बाद करता हूँ, अभी 2 गाड़ियां और धोनी बाकी है। नम्रता देखती है कि गौतम के बाइसेप्स, उसके 6 पैक्स पानी में भीगे हुए थे, हल्के से साबुन के झाग भी लगे हुए थे। पैंट तो पूरी पानी में भीग गई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी मजबूत बॉडी को डेस्परेटली नम्रता का छूने का मन करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी ना। गौतम को देख देख कर नम्रता ब्लश किए जा रही थी। वह सोच रही थी कि कैसी फीलिंग होगी जब वह अपने हाथों से गौतम के इस मस्त मस्कुलर बॉडी को सहलाएगी, छुएगी। अगर गौतम उसे अपनी बाहों में भरेगा तो उसे कैसा फील होगा? इतनी मजबूत शरीर के आगोश में आकर यह सोच कर ही उसकी एक्साइटमेंट चरम सीमा पर पहुंच रही थी और शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। पता नहीं क्यों नम्रता को इस चीज का होश भी नहीं रहता कि कब उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़कर गौतम के बिल्कुल पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक साबुन के पानी पर नम्रता का पैर पड़ जाता है, वह नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी गौतम तुरंत रिएक्ट करता है और अपने मजबूत से हाथ में उस नाजुक से शरीर को पकड़कर एकदम से उसे गिरने से बचा लेता है। लेकिन इस दौरान गौतम के दूसरे हाथ में पकड़े हुए पानी के पाइप से दोनों पानी के नीचे भीगने लगते हैं, ऐसे जैसे किसी बारिश में भीग रहे हो। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते ही रहते हैं, खो जाते हैं। नम्रता का भीगा हुआ शरीर कुछ कम हॉट नहीं लग रहा था, 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन गौतम का ध्यान अपनी तरफ खींचने में बिल्कुल कामयाब रहा। पानी गिरने के कारण नम्रता के बाल, उसका चेहरा गीला हो जाता है और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और उसके कपड़े बदन से चिपक जाते हैं, जिस वजह से उसके अंडरगारमेंट्स का कलर भी दिखाई देने लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। फाइनली नम्रता का दिल उसके सीने में ऐसे उछल रहा था जैसे अभी निकलकर बाहर गिर जाएगा। वह गौतम की मजबूत बाहों में थी। भगवान, उसकी इतनी जल्दी सुन लेगा, उसने सोचा भी नहीं था। नम्रता महसूस करती है कि गौतम की बाहें कितनी मजबूत है, उसकी बॉडी कितनी मजबूत है, उसकी आंखें कितनी नशीली है, उसमें कोई डूब ही जाए तो निकल ही ना पाए। दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ इस तरह से खोए हुए थे और पानी में भीग रहे थे कि तभी उन्हें किसी के गला साफ करने की आवाज सुनाई देती है और वह दोनों होश में आते। उसके सामने अयाना खड़ी हुई थी, हाथों को छाती पर क्रॉस करके, चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कान के साथ उन लोगों को देख रही थी। उन लोगों को होश में लेकर आने के लिए
वह लोग अयाना को वहां पर देखकर चौंक जाते हैं। अयाना अपने आईब्रोज को हल्का सा मटकाती है जैसे कि वो पूछ रही हो क्या चल रहा है ये सब। गौतम और नम्रता तुरंत सीधे खड़े होकर अकवर्ड होकर अपनी नजरें इधर उधर चुराने लगते हैं, मानो जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो और वह एम्बेरस हो रहे हो। गौतम भी अपनी हरकत पर थोड़ा सा हैरान था। ऐसे कैसे वह किसी लड़की की आंखों में खो सकता है? आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। सो एम्बेरसिंग। पता नहीं नम्रता क्या सोच रही होगी इसके बारे में। अयाना 2 कदम आगे आकर बोली, आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों के प्राइवेट टाइम को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? अचानक अयाना की बात सुनकर दोनों शर्म के मारे और भी ज्यादा डूब जाते हैं। गौतम थोड़ा नॉर्मल होते हुए गाड़ी को फिर से धोने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं तो मैं तो अपना बस काम कर रहा था। नम्रता अपने निचले होठों को अपने दांतों के नीचे दबा लेती है। अयाना नटखट सी मुस्कान के साथ नम्रता को देखती है। उसकी आंखों की नटखट और शरारत नम्रता समझ गई थी। वह अपने होठ चबाते हुए सर को नीचे झुका लेती है। उसके गाल बहुत ज्यादा लाल हो गए थे। नम्रता शर्मिंदगी से बाहर निकलते हुए अयाना से बोली, अयाना दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? अयाना को जब याद आता है कि वह थोड़ी सी नॉर्मल होकर बोली, अरे हाँ, मैं अलीशा को ढूंढ रही थी, कहीं मिल ही नहीं रही। तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? नम्रता को भी पता नहीं था तो उसने ना में सर हिला दिया। पर गौतम अयाना से बोला, हाँ वह गार्डन में है, बॉस के साथ खेल रही है। बॉस के साथ खेल रही है? कबीर के साथ? अयाना वहां से गार्डन में चली जाती। नम्रता देखती है कि उसके कपड़े भी ऊपर से नीचे तक गीले हो गए हैं तो वह भी कपड़े चेंज करने के लिए अंदर चली जाती है। अयाना गार्डन में पहुंचकर देखती है कि कबीर अलीशा के साथ फुटबॉल खेल रहा है। अलीशा ने थोड़े लड़कों वाले कपड़े पहन रखे थे। आज कोई फ्रॉक नहीं पहन रखा था और काफी सीरियस होकर कबीर के साथ फुटबॉल खेल रही थी। कबीर ने शर्ट नहीं पहन रखी थी, सिर्फ पैंट पहनी थी। उसकी भी मस्कुलर बॉडी बिना कपड़ों के सेक्सी दिखाई दे रही थी। पर जो खास चीज है जो अयाना के ध्यान को अपनी तरफ खींच लेती है वह होता है कबीर का अलीशा के साथ इस तरह बच्चा बनकर फुटबॉल खेलना। कभी कबीर फुटबॉल को लात मारता है तो कभी अलीशा मारती। कभी कबीर थोड़ा सा प्रोफेशनल और फिर बच्चों की तरह खेलने लग जाता। अलीशा भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। अयाना वहां पर खड़ी हुई हैरान और कंफ्यूजन में उन दोनों को देखते हुए सोचती है, इस डेविल का कुछ भी समझ में नहीं आता। कभी कभी कितना अच्छा बन जाता है, जैसे कितना प्यारा है उसे कितना प्यार है उसे बच्चों से, और कभी कभी एकदम डेविल। अयाना एक गहरी सांस लेती है और चुपचाप खड़ी वहां पर उन दोनों को देखती है। तभी अचानक कुछ लोग वहां पर आते हैं जिन्होंने एक आदमी को पकड़ा हुआ था और वह आदमी बार बार अपनी जान की भीख मांग रहा था। अयाना यह देखकर चौंक जाती है। कबीर के कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर वहां घसीटते हुए लेकर आते हैं, कबीर के पास लेकर आते हैं। कबीर जो कि अलीशा के साथ फुटबॉल खेल रहा था अचानक फुटबॉल को अपने पैरों के नीचे दबाकर उन लोगों की तरफ देखने लगता है। अलीशा भी कंफ्यूजन में उन लोगों की तरफ देख रही थी। वह आदमी उनके हाथों में गिड़गिड़ा रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो उस आदमी को। और फिर कबीर की तरफ देखकर अयाना गुस्से में अपने मन ही मन में बुदबुदाई, आ गया अपनी औकात पर डेविल कहीं का। कबीर फुटबॉल को अपने हाथ में लेता है और फिर उसे जमीन पर मारता हुआ उस आदमी के पास आता है। वह आदमी जिसे उसके गार्ड अभी अभी पकड़कर लाए थे वह घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। कबीर अपनी हल्की सी डार्क आंखों के साथ उस आदमी को देखता है। फिर वह फुटबॉल जो हाथ में पकड़कर जमीन पर मार के फिर से अपने हाथ में पकड़ रहा था उसे वह 2-3 बार जमीन पर मारकर आखिर में उसके मुंह पर मारता है। उस आदमी की नाक पर जाकर फुटबॉल लगती है। अबे साले तू जानता भी है मैं कौन हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? कबीर ने उस आदमी से कहा, अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए। उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, डोगरा साहब मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगर मैंने आगे से ऐसा किया तो मैं 4 बाप का। कबीर उस आदमी को देखकर बोला, अब ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मेरी भी अंडरवर्ल्ड में रेपुटेशन है। अगर मैंने अपने खिलाफ जाने वालों को इतनी आसानी से छोड़ दिया तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी? कोई बच्चा भी नहीं डरेगा मुझसे, सजा तो तुम्हें मिलेगी। कबीर की बात सुनकर वह आदमी हड़बड़ाकर कबीर के पैरों पकड़ लेता है। सर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कमीना, मैं हरामी, मैं गधा, मेरी मत मारी गई थी, मैं उल्लू का पट्टा। यह बोलकर वह आदमी अपने ही गाल पर थप्पड़ मारने लगता है। वह कबीर के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज सर एक बार माफ कर दीजिए, आगे से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, प्लीज प्लीज प्लीज। उसके बाद कबीर अपने आदमी को कुछ इशारा करता है। उसके आदमी हाथों से पकड़कर उसे उठा लेते हैं। वह आदमी घबराकर बोलता है, डोगरा साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ,
आपके सामने, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वह लोग उस आदमी को एक जगह पर ले जाकर खड़ा कर देते। कबीर अलीशा के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, अलीशा बेबी, क्या तुम शूटिंग करोगी? कबीर की बात सुनकर अलीशा थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, शूटिंग? कैसी शूटिंग? कबीर अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है, अपनी पैंट से पीछे से गन निकालता है और उसे ऊपर की तरफ करते हुए कहता है, इससे। गन को देखकर अलीशा कुछ सोचते हुए बोली, क्या मुझे इससे शूटिंग करनी है? कबीर ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्या तुम करोगी? अलीशा ने थोड़ा सा एक्साइटेड होकर कहा, हाँ हाँ मैं करूंगी। उसके बाद कबीर गन को अलीशा की तरफ बढ़ा देता है और वह उसे ऐसे पकड़ लेती है जैसे वह कोई खिलौना है। यह देखकर अयाना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। डेविल का बच्चा, वह छोटे से बच्चे से ये सब कैसे करवा सकता है? उसके बाद कबीर अलीशा को लेकर उस आदमी से थोड़ी सी दूरी पर खड़ा हो जाता है। वह आदमी मैदान के बीच में खड़ा हुआ था और कबीर और अलीशा उसे लगभग 10 फुट की दूरी पर खड़े थे। सामने कुछ गार्ड खड़े हुए थे तो कबीर अपने गार्ड को कुछ इशारा करता है। गार्ड उसके इशारे को समझकर एक फ्रूट बास्केट लेकर आते हैं। उसके बाद कबीर फिर से इशारा करता है तो गार्ड उसमें से रखा हुआ बड़ा सा वाटरमेलन उठाता है और उस आदमी के सर पर रख देता है जो वहां पर पनिशमेंट पाने के लिए खड़ा हुआ था। उसके बाद कबीर अलीशा से बोला, चलो अब वाटरमेलन पर निशाना लगाओ। कबीर की बात सुनकर अयाना उस आदमी की दोनों आंखें, अयाना और उस आदमी की दोनों आंखें फट जाती हैं। अयाना आगे जाने की कोशिश करती है लेकिन गार्ड्स से वहीं पर रोक लेते हैं। वहां अलीशा उस आदमी के सर पर वाटरमेलन को देखकर हल्की सी अपनी एब्रो को सिकोड़ लेती है और फिर अपने हाथों में पकड़ी हुई उस गन को देखती है। वह कबीर की तरफ देखकर बोली, पर मुझे ये चलानी नहीं आती, आप मेरी मदद करो ना। कबीर ने हल्का सा अपना सर हिलाकर कहा, क्यों नहीं स्वीटहार्ट, जरूर करूंगा। एना घबराहट में दिल थाम कर यह सब देख रही थी। वह आगे नहीं आ सकती थी क्योंकि गार्ड्स ने उसे वहीं पर रोक दिया था। डैम इट, कबीर नहीं, कबीर खबरदार। अयाना गुस्से में बड़बड़ा रही थी और वहां पर कबीर अलीशा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है। अलीशा ने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। वह आदमी जिसके सर पर वाटरमेलन रखा हुआ था, डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना आ गया था, लेकिन वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिल सकता था क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मौत पक्की थी। कबीर अलीशा का हाथ पकड़कर निशाना लगवाता है। वह अपनी बड़ी सी उंगली को अलीशा की छोटी सी उंगली के ऊपर रखता है। अलीशा की उंगली ऑलरेडी गन के ट्रिगर पर थी। उसके बाद कबीर गन को वाटरमेलन पर पॉइंट करता है और फटाक से गोली चला देता है। उस आदमी की आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं, धड़कनें तो मानो एकदम से रुक ही जाती हैं, पर अगले ही पल वाटरमेलन के टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाते हैं। यह देखकर अलीशा बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है। यस यस, मैंने कर दिखाया, हमने कितना अच्छा निशाना लगाया ना। अलीशा को इतना एक्साइटेड देखकर कबीर हल्का सा मुस्कुरा देता है। और ट्राई करना चाहोगी? अलीशा फटाक से हाँ में अपना सर हिला देती है। तो कबीर ने कहा, इस बार थोड़ा छोटा फ्रूट ट्राई करते हैं। वह आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है। कबीर के इशारे पर गार्ड एक छोटा सा सेब लेकर आता है और उस आदमी के सर पर रख देता है। उस आदमी की पैंट गीली होने वाली थी क्योंकि इस बार फ्रूट और भी ज्यादा छोटा था। ऐना गुस्से से उन्हें देख रही थी। इस बार फिर से कबीर अलीशा के हाथ से अपने हाथ में पकड़ता है। अलीशा के हाथ में गन होती है और वह उसे निशाने पर पॉइंट करके फायर करवाता है। एक बार फिर से उस आदमी की धड़कनें एकदम से रुकने ही वाली होती हैं कि सेब के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस बार भी वह बच गया। यह देखकर वह राहत की सांस लेता है और अपने मन ही मन में भगवान का लाख लाख शुक्रिया करता है। अपने निशाने को एक बार फिर से सही जगह पर लगा हुआ देखकर अलीशा बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है। वाओ, मेरा निशाना फिर से बिल्कुल सही जगह पर लगा है अंकल। देखो मुझे कितना अच्छा गन चलाना आ गया है ना, मुझे कितना अच्छा निशाना लगाना आता है। यह तो बहुत मजेदार गेम है, मुझे और भी खेलना है और भी खेलना है। अलीशा की इतनी एक्साइटमेंट देखकर कबीर मुस्कुरा देता है। बिल्कुल, तुम जितना चाहो उतना खेल सकती हो, अलीशा ने कबीर की तरफ देखकर कहा। इस बार थोड़ा सा और छोटा फ्रूट ट्राई करते हैं। कबीर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जो हुक्म मेरी लिटिल प्रिंसेस। वह अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करता है लेकिन जिस आदमी के सर पर फ्रूट रखा जाना था उसकी आंखें फट गई थी यह देखकर कि इस बार उसके सर पर अंगूर रखा जाने वाला है। उसकी सांस इस बार तो पक्का बंद होने वाली थी। इस बार उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। उसके पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे, शरीर कांप रहा था, पसीना पसीना हो गया था। तभी अयाना गार्ड्स को धक्का देकर भागकर वहां पर आती है। कबीर अलीशा के हाथ से निशाना लगवाता है। वह फायर करने ही वाला होता है कि फटाक से अयाना उसका हाथ गन पकड़कर आसमान की तरफ कर देती है। जबरदस्त फायर की आवाज सुनकर वह आदमी जोर से आंखें बंद करके अपनी जान की भीख मांग रहा था। भगवान से गोली की आवाज सुनकर वह तुरंत बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।